तो दोस्तों आज हो गया 14 जनवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी है। ट्विटर पर खुद इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनने पर ओपीएस लागू करने का वादा किया था। पार्टी की जीत के बाद से ही प्रदेश के कर्मचारी ओपीएस लागू होने का इंतजार कर रहे थे। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हुए 2 आतंकवादी हमलों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करेगी। जम्मू में हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने 2 दिनों के दौरान हुई दोनों घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपी है। एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। स्कूल के सभी शिक्षकों को सर या मैडम के बजाय टीचर कहकर ही संबोधित किया जाए। केरल बाल अधिकार आयोग ने ये निर्देश दिया है। आपको बता दें कि केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का तर्क है कि सर या मैडम के बजाय टीचर शब्द लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं रखता है। बाल अधिकार आयोग ने यह भी कहा है कि सर या मैडम के बजाय टीचर कहने से सभी स्कूलों के बच्चे के बीच समानता आएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगभग 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा है कि वो संसद से सड़क तक संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि उन्हें कमजोर की ढाल बनना है। उन्होंने कहा है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना, जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज बनना। दिल्ली में चुनी हुई सरकार की आखिर क्या जरूरत है जब प्रशासन को लेकर सारे फैसले केंद्र सरकार के ही आदेश पर लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने गुरुवार को केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इन दिनों केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच अधिकारों के बंटवारे पर सुनवाई कर रही है। बेंच की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार का नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है, लेकिन वे दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों के लिए ही काम करते हैं। अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव सियासत का हर फॉर्मूला आजमा रहे हैं। वो विरासत की जमीन पर विकास की दुहाई देकर आस्था का चोला ओढ़ने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने सक्रियता दिखाई, उससे इस बात का इशारा भी मिला है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में उनकी इस सक्रियता को लेकर अलग अलग खूब चर्चा हो रही है। रामचरितमानस के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर आरजेडी और जेडीयू में मतभेद पैदा हो गया है। दोनों दलों के नेता इस बयान को लेकर आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा मंत्री जहां अपने बयान पर खुद को अड़िग बता रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने बयान वापस लेने की मांग की है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर जाति आधारित गणना करवा रही है। इससे पहले कर्नाटक और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकारों ने जातिगत जनगणना करवाई थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सरकारों ने उनकी रिपोर्ट ही सार्वजनिक नहीं की। ऐसे में सवाल उठ रही है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक करेंगे? क्या जातियों की गिनती की पूरी रिपोर्ट जनता को मिल जाएगी? हम बीजेपी वालों को ही बोल रहे, तुम नफरत का नशा मत बढ़ाओ देश में। तुम ये मुसलमानों से नफरत का नशा, दलितों से नफरत का नशा मत बढ़ाओ। आरएसएस वालों, याद रखो जब नशा बढ़ेगा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे, लोग अंधे हो जाएंगे, उसके बाद वो लोगों का दिमाग निकाल लेंगे, कोई सोच नहीं सकेगा। उसके बाद इंसानों की कुर्बानी पेश की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नशा है ये, इस नशे को रोकना है। और नफरत भी एक नशा है, नफरत भी एक नशा है कि डाल दो इनके खिलाफ, नशा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो। मुसलमानों से खतरा है। कहां का खतरा है मुसलमानों से? सबसे ज्यादा कमजोर तो हम हैं। बताओ, लड़ाई हमारी उसी के लिए तो है। अब ये लोग सेक्युलर पार्टी तो खैर बोलते रहते, बोलो जितना बोलना है बोलो, मगर जो जुल्म करेगा, जो मेरा हक नहीं देगा, जो मुझे नीचे करेगा, मैं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ता आया, फिर लड़ूंगा। तुम हारो जीतो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी या नहीं।
हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का भी रुख कर सकते हैं। गांधी परिवार से आने वाले वरुण गांधी को लेकर उनके चचेरे भाई राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जा चुका है। कर्नाटक कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान उसने दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए मुफ्त बिजली को लेकर बड़ा वादा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सत्ता में आने पर कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। मैनपुरी में उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। अब अखिलेश यादव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव लैंड की सीटों पर वापस से कब्जा जमाने की कोशिश में हैं, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास है। ये कहना ठीक होगा कि अब अखिलेश यादव अपने पिता के बनाए हुए कुंभे को वापस से एक करने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 80 लोकसभा सीटों में करीब आधी दर्जन सीट ऐसी थी जहां यादव परिवार का कब्जा था। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। पद यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के ग्रैंड फिनाले को भव्य बनाने के उद्देश्य से पार्टी ने श्रीनगर में समान विचारधारा वाले 20 से ज्यादा दलों को बुलावा भेजा है। तमिलनाडु की सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट रूप से कहा है कि विधानसभा को संबोधित करने के दौरान राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण को ही पढ़ना चाहिए और उसमें उनके निजी विचारों या आपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत साल के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वाला होता है। लक्षद्वीप की एक अदालत ने बुधवार को लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को 2009 में हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने सांसद और 3 अन्य आरोपियों की जमानत भी निलंबित कर दी है। मामले में 23 अभियुक्त थे और पहले 4 को दोषी ठहराया जा चुका था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी के भारी भरकम बिलों की लगातार आ रही शिकायतों पर दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी के भारी भरकम बिल की शिकायतें जायज मुद्दा है। सरकार इसके समाधान की कोशिशें कर रही है। एक हफ्ते के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी वन टाइम सेटलमेंट योजना बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि खरमास के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मधुबनी में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने इस चर्चा को फालतू करार दिया जिसमें जेडीयू की ओर से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं ये बात कहां से आ रही है। भाजपा हम लोगों के साथ थी तो उसकी ओर से 2 उप मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजद कोटे से जो 2 मंत्री हटे हैं उनकी जगह किसी अन्य को शामिल किया जाएगा। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं वाले बयान पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन कौन होते हैं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्लाह ने चाहा इसलिए हम भारतीय हैं। दरअसल आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था।